Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो MCQ है अपना A 50-year-old client has a tracheostomy tube and require tracheal section। ठीक है, एक 50-year-old क्लाइंट है जिसको क्या किया गया है, ट्रेकेस्टोमाइज किया गया है और उसको क्या ट्रेकेस रिक्वायर ट्रेकियल सेक्शनिंग, उसको क्या है सेक्शनिंग परफॉर्म करनी है। द फर्स्ट इंटरवेंशन इन कंप्लीटिंग द दिस प्रोसीजर वुड बी टू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट करने से पहले। चेंज द ट्रेकेस्टोमी ड्रेसिंग, प्रोवाइड ह्यूमिडिटी विथ ए ट्रेक मास्क, अप्लाई ओरल और नेजल सेक्शन, या फिर डिफ्लेट द ट्रेकियल कफ। एक 50-year-old क्लाइंट है जिसको ट्रेकेस्टोमी की गई है और उसको हमें क्या करना है, ट्रेकियल सेक्शन करना है। तो हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा, यहाँ पे चेंज करनी है ट्रेकेस्टोमी की ड्रेसिंग को, ह्यूमिडिटी विथ ट्रेच मास्क से अपन क्या करना है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवानी है, अप्लाई ओरल और नेजल सेक्शन, सबसे पहले आप ओरल को फिर नेजल सेक्शन को करोगे, या फिर डिफ्लेट द ट्रेकियल कफ, या फिर आपको ट्रेकियल कफ को डिफ्लेट करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ओरल एंड नेजल सेक्शन को हमें प्रायोरिटी देनी है ताकि वो क्या ना करे, वो ड्यूरिंग सक्शनिंग एस्पिरेट ना हो जाए। ठीक है, अपन डायरेक्ट अगर ओरल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड वगैरह म्यूकस वगैरह पड़ा होगा तो चांसेस है कि सक्शन के टाइम पे उसका भी क्या हो जाए, एस्पिरेट हो जाए। इसलिए सक्शनिंग करने से पहले जो ओरल कैविटी के अंदर और जो नेजल कैविटी का है वहाँ का सेक्शन हमें प्रायोरिटी देना है, उसके बाद में ट्रेकियल सेक्शन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है कि रिक्वायर ट्रेकियल सेक्शनिंग। तो ट्रेकियल सेक्शनिंग करने से पहले अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमें दे रखा है कि अप्लाई ओरल और नेजल सेक्शन, तो सबसे पहले हमें इसको प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि जब भी हम कभी पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चा जब बोर्न होता है सबसे पहले हम उसकी ओरल कैविटी नेजल कैविटी को हम उसको क्लीन करते हैं सेक्शन के साथ में, ठीक है, ताकि वो एस्पिरेट ना कर पाए। और ये जो प्रोसीजर ये जो कंप्लीट होना चाहिए, इससे पहले डीफ्लेट द ट्रेकियल ट्यूब से भी पहले क्या होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए नेजल एंड ओरल कैविटी का। बाकी के अपने जो ऑप्शंस है वो अपने डिस्ट्रैक्टर्स है। ठीक है, तो इसके अंदर बस आपको ध्यान रखना है कि भाई जब कभी ऐसा होता है तो हमें ओरल कैविटी नेजल कैविटी को सबसे पहले सक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स assess a male client respiratory status, which observation indicate that the client is experiencing difficulty breathing। हम क्या कर रही, नर्स क्या कर रही है कि एक मेल क्लाइंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस कर रही है। विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, हमें तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा मिला जिससे हमने ये देखा कि जो क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसको, ब्रीथिंग डिफिकल्टी को। मतलब क्लाइंट ऐसा क्या करेगा जिससे हमें पता लगेगा कि जो क्लाइंट है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है उसको। ऑप्शन ए क्या है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, यूज ऑफ असेसरी मसल्स, पास स्लीप ब्रीथिंग, या फिर कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें से हमें पता लगेगा कि क्लाइंट है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी फील कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर क्लाइंट ब्रीथिंग करते टाइम अपनी एसेसरी मसल्स का यूज कर रहा है तो हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि हाँ क्लाइंट को क्या होगा कि यहाँ पे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, नर्स को असेसमेंट मिल जाएगा कि अगर क्लाइंट एसेसरी मसल्स के साथ में रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, खुद से एफर्ट डाल रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे उसको डिफिकल्टी हो रही है। इसके बाद में देखिए डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग एंड पार्सली ब्रीथिंग। ठीक है, ये दोनों हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, क्यों करते हैं, फॉर कंजर्व एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को बचाने के लिए हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग को बताते हैं पेशेंट्स को, और पास स्लीप ब्रीथिंग को भी हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, जिनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कि हाँ इस पेशेंट की एनर्जी हमें ख़त्म नहीं होनी देनी है, लाइक इसको थोड़ा और भी आगे टेस्ट होने हैं या फिर ज़्यादा इसको इसी प्रकार से मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हम उसको बोलेंगे आप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग करो या फिर आप पास स्लीप ब्रीथिंग करो।
ठीक है, ये तो एनर्जी बचाएगी, टू कंजर्व एनर्जी। बाकी अगर वो असेसरी मसल्स का यूज कर रहा है तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स नोट डॉक्यूमेंटेशन दैट ए क्लाइंट इज एक्सिबिटिंग चाइन स्टोक रेस्पिरेशन। ठीक है, नर्स नोट कर रही है डॉक्यूमेंटेशन में कि क्लाइंट को जो है वो चाइन स्टोक रेस्पिरेशन वो एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, ऑन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, जब हम क्लाइंट का असेसमेंट करते हैं तो नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग, तो नर्स जो है वो कौन सी फाइंडिंग को एक्सपेक्ट करेगी कि चाइन स्टोक रेस्पिरेशन के अंदर इस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है कि नर्स क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है क्लाइंट के स्टेटस को, क्लाइंट एक्सिबिट कर रहा है किसको, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन को। तो असेसमेंट करते टाइम नर्स को क्या ऐसी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगी जो इस प्रकार के रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, रिदमिक रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ एपनिया, कि वहाँ पे क्या हुआ, रेस्पिरेशन वहाँ पे रिदमिक आया, मतलब कंटिन्यू वहाँ पे रेस्पिरेशन आया, फिर कुछ टाइम में एपनिया आ गया, फिर कुछ टाइम में वापस से रिदमिक चला। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेन्ड रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन तो रेगुलर आ रहा है मगर कैसा आ रहा है, डीप आ रहा है और रैपिड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन रिदम एंड डेप्थ, जो एक तो रिदम और जो डेप्थ वगैरह है वो भी किस प्रकार का आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है। या फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पॉज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, रेस्पिरेशन आ रहा है वो तो किस प्रकार का है, इरेगुलर है, मगर वो क्या कर रहा है, पॉज कर रहा है एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पे, रुक रहा है उसका ब्रीथिंग। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि चाइन स्टोक रेस्पिरेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा, नर्स की जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यहाँ पे रहनी चाहिए वो रहेगी ऑप्शन नंबर 1 में, ताकि क्योंकि चाइन स्टोक रेस्पिरेशन का जो पैटर्न रहता है किस प्रकार रहता है, रिदमिक पैटर्न रहता है विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया, मतलब कुछ टाइम के रिदमिक अपना यहाँ पे आएगा रेस्पिरेशन, फिर कुछ टाइम के लिए एपनिया होगा, फिर से वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन। और ये हमें कब देखने को मिलता है, डिसफंक्शन into cerebral hemisphere and basal ganglia, इन दोनों में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको किस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर रैपिड एंड डीप। ठीक है, तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का क्या आपको देखने को मिल रहा है, आपको न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है आपको, मिड ब्रेन एंड पोन्स के डिसफंक्शन में। ठीक है, मिड ब्रेन के डिसफंक्शन में। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, सी का पैटर्न जो किस प्रकार का पैटर्न है, ये है एटैक्सिक रेस्पिरेशन। एटैक्सिक रेस्पिरेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा, डिसफंक्शन ऑफ मेडुला। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, तो फोर्थ वन वाले रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, एपनिस्टिक रेस्पिरेशन। क्यों बोला एपनिस्टिक, क्योंकि पोज कर रहा है एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जहां कहीं भी पोज आता है तो वो एक प्रकार का रेस्पिरेशन में क्या कहलाता है, एपनिस्टिक रेस्पिरेशन। और ये किसमें डिसफंक्शन की वजह से होता है, तो दिस इज द डिसफंक्शन ऑफ मिडल एंड कोडल पोन्स के अंदर। ठीक है, तो ये अपने कुछ टाइप्स थे, प्रॉब्लम थी रेस्पिरेशन से रिलेटेड, अबनॉर्मलिटीज थी, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो किस प्रकार का आपके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, इस एमसीक्यू में हमने देख लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a nurse is assessing a client who was just admitted to a surgical unit following abdominal surgery। नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है क्लाइंट को जो कि जस्ट एडमिट हुआ है
सर्जिकल यूनिट में एब्डोमिनल सर्जरी के लिए, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड रिक्वायर एन इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो नर्स यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन करेगी पेशेंट पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आपस से समझते हैं एक बार। नर्स असेस कर रही है एक पेशेंट को जिसको सर्जिकल यूनिट में एडमिशन किया गया है और उसको क्या किया गया था, एब्डोमिनल सर्जरी उसके परफॉर्म कर दी गई थी। तो अभी असेसमेंट फाइंडिंग में नर्स का इमीडिएट इंटरवेंशन क्या रहेगा कि कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग मिलेगी जिसमें नर्स जो है इमीडिएटली इंटरवेंट करेगी। सर्जरी हो गई है तो अभी क्या करेगी वो, ए नेजोगेस्टिक ट्यूब टू लो इंटरमिटेंट सेक्शन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क ब्लडी रिटर्न। एनजी ट्यूब में देखेगी कि भाई एक तो एनजी ट्यूब को हमेशा किस पे रखना होता है, आपको लो इंटरमीडिएट सेक्शन पे रखना होता है। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क ब्लडी रिटर्न्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, कंप्रेस्ड जैक्सन प्रेड ड्रेन विथ 30 ml ब्राइट रेड ब्लड की बात की, जो जेपी ड्रेन था, जैक्सन प्रेड ड्रेन लगाते हैं अपन। ठीक है, आपने इमेज देखी होगी, एब्डोमेन के अंदर लगता है मोस्ट कॉमनली। यहाँ पे क्या ड्रेसिंग रहती है और साइड के अंदर एक ड्रेन लगाते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार का ड्रेन आता है। ठीक है, दोनों साइड के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर अपन जो ब्लड जो भी फ्लूइड रहता है वो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। इसे हम बोलते हैं जैक्सन प्रेड ड्रेन। और इसके अंदर कितना ml फ्लूइड आया है, 30 ml ब्राइट रेड ब्लड आया है, इसमें इंटरवेन करेगी। एनजी ट्यूब टू लो इंटरमीडिएट सेक्शन विथ पेल ग्रीन रिटर्न्स, लो इंटरमीडिएट सेक्शन के साथ में जो ग्रीन कलर आ रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट, ए राउंड जेपी ड्रेन विथ 20 ml सीरोसेंगियस ड्रेनेज, जो जेपी ड्रेनेज था उसके अंदर 20 ml तक सीरोसेंगियसनेस ड्रेनेज देखने को मिला है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिली जिसके अंदर नर्स को इंटरवेन करना है यहाँ पे। देखिए बस एकदम सिंपल सा एमसीक्यू है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट का पता होगा तो आप इसमें आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, ऐसा पेशेंट आपको देखने को मिले, तो आपको किस में इंटरवेन करना है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। अब डी में क्यों करना है, तो देखिए जो ड्रेन होते हैं वो हमेशा किस पे काम करते हैं, नेगेटिव प्रेशर पे, तभी तो अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा। अब यहाँ पे ड्रेन कैसा हो गया, राउंड हो गया, मतलब उसका कंप्रेशन, उसका प्रेशर खत्म हो चुका है, तो मतलब वो ड्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर आपको और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है। ठीक है, पेशेंट के वाइटल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो हमें पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे राउंड ड्रेन है, मतलब उसका डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो अपना प्रायोरिटी किसको देंगे, ए राउंड जेपी ड्रेन को प्रायोरिटी देंगे हम। बाकी भले इधर कुछ हो तो उसको, उससे ज़्यादा हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, ड्रेन को प्रायोरिटी देनी, क्योंकि हमने ड्रेन जो लगाया था, जिस उद्देश्य से हमने ड्रेन लगाया था, जिस एम से हमने जो ड्रेन लगाया था, वो एम यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है अपना, तो ड्रेन का कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो है वो नर्स क्या करेगी, इंटरवेन करेगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। और हाँ, इसके अंदर जो बाकी के तीनों ऑप्शंस हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, नेजोगेस्टिक ट्यूब को सबसे पहले ध्यान में रखना, लो इंटरमीडिएट सेक्शन से रखना होता है हमें कभी भी। जब कभी हमें नेजोगेस्टिक ट्यूब से कंटिन्यूअस सेक्शन करना है तो लो इंटरमीडिएट सेक्शन यूज में करोगे आप। ठीक है, और डार्क ब्लडी रिटर्न्स अगर आए आपको आफ्टर सर्जरी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ टाइम में वो रिजोल्व हो जाएगा। कंप्रेस्ड जेपी ड्रेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइट रेड ब्लड आफ्टर सर्जरी आपको कुछ टाइम तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेजोगेस्टिक ट्यूब को अगेन इसमें पेल ग्रीन सिक्रेशन मिले तो हो सकता है वहाँ पे स्टमक कंटेंट बाहर आ रहे हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका जो राउंड कप जेपी ड्रेन है वो नहीं होना चाहिए, कंप्रेस्ड होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन इज एसोसिएटेड विद लीस्ट कंटामिनेशन। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से यूरिन कलेक्शन का बेस्ट मेथड कौन सा है, एसोसिएटेड टू मतलब जिसके अंदर हमें लीस्ट कंटामिनेशन मिले। ठीक है, या फिर कंटामिनेशन ना के बराबर हो, ऐसा कौन सा मेथड है जो बेस्ट कलेक्शन मेथड होगा, मिड स्ट्रीम कलेक्शन, कैथेटराइजेशन, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, या फिर यूरिन बैग स्पेसिमेन। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए कि बेस्ट मेथड कौन सा है, वो मेथड बेस्ट मेथड कौन सा है जिसके अंदर लीस्ट कंटामिनेशन के चांस हो, मतलब जिस प्रकार का यूरिन है वो ही हमें मिले।
बाकी किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो यूरिन में। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। मतलब सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? प्यूबिस से ऊपर का जो डायरेक्ट अपन यहाँ पे एक प्रकार लाइक ये अपना क्या है, ब्लेडर है, ये क्या है, सिम्पासिस प्यूबिस। तो यहाँ की जो स्किन रहती है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, नीडल के थ्रू हमें ब्लड सॉरी यूरिन का कलेक्शन करना होता है डायरेक्ट ब्लेडर से। ठीक है, तो ये लेस कॉमनली यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक प्रकार क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, मगर ये क्या है, इसके अंदर लेस कंटामिनेटेड। लेस कंटामिनेटेड मेथड कौन सा है सबसे? सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। तो अभी अपन वन बाय वन समझेंगे कि सबसे ज्यादा कंटामिनेशन किस में देखने को मिलता है। मोर टू लेस। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये सबसे लास्ट में लेस कंटामिनेशन, सबसे ज्यादा मोर में। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? यूरिन बैग से आप कलेक्शन करोगे तब में। इसके बाद में आपको देखो मिड स्ट्रीम। इसके बाद में बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर। इसके बाद में लास्ट अपना क्या है, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। तो ये एक मोस्ट कंटामिनेटेड टू लीस्ट कंटामिनेटेड का अपना जो टाइप है, एग्जाम में पूछा है आपसे तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। मिड स्ट्रीम यूरिन में आपको क्या करना होता है, कलेक्शन में क्या करना, सबसे पहले स्टार्टिंग का हमें वॉइड करना होता है। उसके बाद में हमें अप्रोक्स 50 to 100 ml तक हमें क्या करना, कलेक्शन करना होता है मिड स्ट्रीम यूरिन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट 15 to 30 ml को हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी मीटस के ऊपर, यूरेथ्रल मीटस के ऊपर या फिर फोर स्किन वगैरह, वहाँ पे अगर कोई कंटामिनेशन होगा तो वो इन फर्स्ट 15 to 30 ml में बाहर निकल जाएगा। फिर हमारे पास में जो आएगा यूरिन वो लेस कंटामिनेटेड यूरिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो यूरिन है, अगर प्रोटीन यूरिया टेस्ट करना है तो हमें टेस्ट कब करना होता है? अर्ली मॉर्निंग। ये ध्यान में रखना, अगर किसी का प्रोटीन यूरिया करना है तो हमें टेस्ट को कब करना होता है? अर्ली मॉर्निंग करना। क्यों करना होता है? क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ऑर्थोस्टेटिक जैसे हाइपोटेंशन होता है उसी प्रकार से ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है बाय ग्रेविटी फोर्स। मतलब सिंपल सा मतलब है, यूरिन के अंदर क्या था, प्रोटीन यूरिया था, तभी तो हम प्रोटीन यूरिया टेस्ट करवा रहे थे, ताकि प्रोटीन इन द यूरिन, लाइक पर्सन लेटा हुआ रहता है नाइट में, बट जब ये जगता है, सुबह खड़ा होता है, तो क्या होता है, इसका जो ग्रेविटी के साथ में जो ब्लेडर के अंदर जो प्रोटीन थी वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी और वो सबसे पहले बॉडी से बाहर निकलेगी बजाय बाकी के एलिमेंट्स के। ठीक है, तो हमें जब कभी प्रोटीन यूरिया करना होता है तो ये भी ध्यान में रखना, अर्ली मॉर्निंग टेस्टिंग करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट, आफ्टर ईटिंग, पेशेंट ने अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने के तुरंत जस्ट बाद में यूरिन कलेक्शन हमें नहीं करना है। 4 to 6 आवर आफ्टर ईटिंग हमें क्या करना है, यूरिन का कलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपन ज़्यादा जो एरर्स को हम बचा सके। ठीक है, यूरिन सैंपलिंग करते रहे, एरर को बचाया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द नर्स फॉर ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट। ठीक है, एक क्या है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के अंदर किससे प्रिपेयर करेगी नर्स पेशेंट को, मतलब किसके द्वारा नर्स जो है वो ऑक्सीजन देगी पेशेंट को। ठीक है, सिंपल सा एमसीक्यू आपके सामने, एरोसोल मास्क से, फेस स्टेंट से, ट्रेकेस्टोमी कॉलर से, या फिर वेंचुरी मास्क से।
तो देखिए इसके अंदर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेंचुरी मास्क, क्योंकि वेंचुरी मास्क एकमात्र ऐसा मास्क है जहाँ पे एकदम इक्वल, जितना हम इस मास्क के वॉल को सेट करेंगे उतना ही यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी होगी पेशेंट को। और सीओपीडी वाले पेशेंट को आप सभी को पता है 2 लीटर की यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हाइपोक्सिक स्टिमुलेट बना रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन रहे, ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहे, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन जो सेंटर है वो कंप्रेस ना हो, ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट में। इसलिए उसको स्टिमुलेट करके रखने के लिए हम क्या रखते हैं, 2 लीटर पे अपन ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिससे 2 ही लीटर में ऑक्सीजन देनी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो ये एकमात्र ऐसा रहता है, वो कौन कौन रहता है, वेंचुरी मास्क। तो इट इज द मेथड फॉर मोस्ट एक्यूरेट एंड इक्वल, जितना हम चाह रहे हैं उतना, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे पेशेंट को पहुंचाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे सीओपीडी वाले को 2 लीटर देनी है हमने, और बाय मिस्टेकनली अपने से कितना ओपन हो गया, ऑक्सीजन वॉल्व 4 लीटर तक ओपन हो गया, मगर वेंचुरी मास्क की मदद से क्या होगा, अपनी बॉडी में कितना जाएगा, 2 लीटर ही जाएगा, बाकी की 2 लीटर ऑक्सीजन एनवायरमेंट में स्प्रेड आउट हो जाएगी। इसलिए वेंचुरी मास्क का उपयोग करते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट में, या फिर इक्वल, या फिर जितनी ऑर्डर की गई है उतनी ही ऑक्सीजन देने में। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी के एरोजोल मास्क, फेस टेंट एंड ट्रेकोस्टोमी कॉलर वगैरह ये हाई फ्लो के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इनके लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है हमें, 2 लीटर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता नहीं होती, मगर ह्यूमिडिफाई करके ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए, इरिटेशन पहुंचने लगती है बाद में अपने टिश्यूज के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिक्वेंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स का एग्जामिनेशन करना है तो उसका प्रॉपर सिक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। देखो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन सबने किया था, सबको पता है, अब हमें करना है किसका, लंग्स का एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकजन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकजन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड प्रकोशन, या फिर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रकोशन एंड ऑस्कल्टेशन। क्या करेंगे हम, लंग्स को हमें एग्जामाइन करना है तो किस प्रकार से असेस करेंगे। जब कभी भी लंग्स को एग्जामाइन करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कल्टेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कि भाई कोई प्रकार की इंजरी तो नहीं है, पाल्पेट करके देखेंगे कि भाई कोई प्रकार का वहाँ पे टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, परक्यूशन करके देखेंगे कि भाई डलनेस तो नहीं लग रही है डायफ्राम के अंदर, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन में हम क्या सुनेंगे, ब्रीथ साउंड। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और यही सीक्वेंस एग्जाम में आपको करेक्ट करके आनी है। एब्डोमन में क्या रहता है, ऑस्कल्टेशन पहले रहता है, आई एम पर्पल। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा है, यूजिंग प्रेशर रिडक्टिव डिवाइस, क्या आप प्रेशर रिडक्टिव डिवाइस का यूज कर रहे हो, मैसेजिंग प्रेशर एरिया विथ लोशन, आप मसाज कर रहे हो प्रेशर एरिया को लोशन के साथ में, रीपोजिशनिंग द पेशेंट विथ पेशेंट ए मिनिमम ऑफ एवरी 2 आवर से जो क्या करना है, पेशेंट की रीपोजिशनिंग करनी है, यूजिंग लिफ्ट शीट एंड ट्रेपजी बार टू फैसिलिटेट पेशेंट मूवमेंट, पेशेंट को मूवमेंट कराने के लिए क्या करना है, लिफ्ट शीट या फिर ट्रेपजी बार, पेशेंट के बेड के ऊपर इस प्रकार का हैंडल रहता है जहाँ से पेशेंट अपने हाथों से जो है वो ये पकड़ेगा और आगे पीछे मूव होगा बेड में, इसका यूज करना है पेशेंट के मूवमेंट में। तो क्या रहेगा, कौन सा इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने में, प्रिवेंट में या फिर उसके ट्रीटमेंट में। देखिए प्रेशर रिडक्शन डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एयर मैट्रेस वगैरह लगा के,
ठीक है, एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस जो बेड आते हैं वो लगा के। मसाजिंग द प्रेशर एरिया विथ लोशन कभी नहीं करनी है। जहाँ पे प्रेशर अल्सर बन जाए उस पे मसाज नहीं करनी है, या फिर जहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिले उस पे भी मसाज नहीं करनी है। हो सकता है वहाँ पे क्या हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, और इन्फ्लामेशन की वजह से मैंने आपको बताया था क्या होती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, लोकलाइज्ड स्वेलिंग देखने को मिल सकती है पर्टिकुलर जगह पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे हो जाएगी, कंप्रेस, अगर आप ज़्यादा मसाज कर दोगे तो। ठीक है, तो मसाज नहीं करनी होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, अपन मान लेते हैं करेक्ट है, मगर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, रीपोजिशन करना है क्लाइंट को मिनिमम एवरी 2 आवर से। जी हाँ, ये अपना बेस्ट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्यों है, क्योंकि क्लाइंट पे जो जिस टिश्यू पे प्रेशर पड़ रहा है उस टिश्यू को एवरी 2 आवर में नेक्स्ट पेशेंट को पोजीशन देनी है, ताकि उस पेशेंट को जो प्रेशर से उस लोकेशन से उसका क्या है कि प्रेशर हटे। प्रेशर हटेगा तो उसको हील होने में उसकी ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन ठीक होगा और वो जल्दी हील होगा। ठीक है, तो एयर मैट्रेस सेकंड प्रायोरिटी अपन मान सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिकमेंडेड टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये एग्जाम भी आपको अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, तो ये एग्जाम भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये वाला एमसीक्यू भी पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछ लिया इन्होंने, एक्सेप्ट करके पूछ लिया। अभी मैंने पहले सोल्व कराया था लास्ट एमसीक्यू में, ये एमसीक्यू देखो सेम वैसा ही है। मसाजिंग यहाँ पे क्या बोला है, अल्सर को प्रिवेंट करने में क्या एक्सेप्ट है, इसको नहीं करना प्रिवेंट करते टाइम। मसाज द रेडेंट एरिया विथ लोशन यूजिंग वाटर एयर मैट्रेस, adhere a schedule for repositioning and turning and providing meticulous स्किन केयर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको कभी भी मसाज नहीं करना है जिस एरिया पे रेडनेस आ गया तो लोशन के साथ में। ठीक है, मेटिकुलस स्किन केयर देनी है हमें, बट वाटर एट्रेस को लगाना है ताकि जो प्रेशर रिलीज हो थोड़ा बहुत। ठीक है, और जो पोजिशनिंग करनी है उसकी टाइमिंग शेड्यूल होनी चाहिए। तो अपना एक्सेप्ट में क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन और सिम्टम ऑफ ए हीमोलाइटिक रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम में अगर हीमोलाइटिक रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे किस प्रकार के साइन सिम्टम्स आएंगे, हीमोग्लोबिन, चेस्ट पेन, अर्टिकेरिया, या फिर डिस्टेंडेड नेक वेन्स। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, तो देखिए इस प्रकार की अगर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो, देखो सबसे पहले तो हीमोलाइटिक रिएक्शन होती क्या है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी। अगर यहाँ पे क्या हो रही है, एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार की हीमोलाइटिक रिएक्शन है। एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी क्या समझोगे कि रिसीवर की एंटीबॉडी एंड डोनर का एंटीजन। ठीक है, तो क्या है देखिए रिसिपेंट के अंदर क्या है कि पहले से अगर कुछ प्लाज्मा एंटीबॉडी बनी थी तो वो किसके खिलाफ काम करेगी, जो डोनर की जो आरबीसी है उसके ऊपर एक्ट करेगी क्या, एंटीबॉडी, और इस आरबीसी का क्या करवा देगी वो, हीमोलाइज्ड। हीमोलाइज्ड करवाने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन इनटू यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो आपने कंडीशन समझ ली क्या हो रहा है यहाँ पे, एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी। और एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी फास्ट होती है किससे, आरएच इनकम्पिटिबिलिटी से। ये ध्यान में रखना, एबीओ इनकम्पिटिबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है आरएच इनकम्पिटिबिलिटी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए चेस्ट पेन, अर्टिकेरिया, तो ये वाले साइन सिम्टम किस में आएंगे, एनाफाइलेक्सिस में। बाकी देखिए डिस्टेंडेड नेक वेन, तो ये किस में देखने को मिलेगा, हाइपर वोलेमिया। अगर ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा अपनी बॉडी में तो नेक की जो वेन्स है वो कैसी रहेगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू,
which term is used in reference to the relationship among person, environment, health and nursing। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सन, एनवायरमेंट, नर्सिंग और हेल्थ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन चारों में क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पैराडिम, ग्रैंड थियरीज, मेटा पैराडिम या फिर कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मेटा पैराडिम। ठीक है, मेटा का मतलब होता है, अगर हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक प्रकार क्या ग्रीक वर्ड है ये। तो देखिए मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है विथ, मतलब एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। ठीक है, और पैराडिम का मतलब होता है पैटर्न। मतलब एक दूसरे के साथ में पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न बना के रिलेशन एक दूसरे से बनाते हैं वो, मतलब हाँ ये हमारे सगे संबंधी है। ठीक है, मतलब जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, को रिलेटेड है। ठीक है, देखो पर्सन है, पर्सन किस में रहेगा, एनवायरमेंट में रहेगा। और पर्सन है वो क्या होनी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और नर्सिंग के अंदर भी, नर्सिंग जो प्रोफेशन है तो उसके भी नर्सेज जहाँ काम करती है वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। नर्स किसके लिए काम करती है, पेशेंट्स के लिए काम, पेशेंट कौन है, कोई भी पर्सन, और पेशेंट के लिए हेल्थ को अच्छा करने के लिए नर्स काम करेगी। अब हेल्थ से ले लो, हेल्थ अच्छी किसकी होनी चाहिए, हर पर्सन की होनी चाहिए। पर्सन की हेल्थ अच्छी कैसे होगी, अगर उस सराउंडिंग इसका एनवायरमेंट अच्छा होगा। और एनवायरमेंट अच्छा भी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल में कौन है, नर्सेज है, तो वो भी हेल्प करेगी उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में। तो पर्सन, एनवायरमेंट, नर्सेज एंड हेल्थ चारों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हमने क्या बोला, मेटा पैराडिम कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी के डिस्ट्रक्टर्स हैं। अपने इस एमसीक्यू का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब होलिस्टिक नर्स। ठीक है, होलिस्टिक नर्स का मतलब क्या होता है, इतना सा पूछा गया था एग्जाम के अंदर आपसे। ठीक है, लेवल हम किसका रख रहे हैं, केजीएमयू का रख रहे हैं, बट जो एमसीक्यूज वगैरह है वो आपके एम्स में भी पूछे जाते हैं। एम्स के ही एमसीक्यू है एग्जैक्टली। ठीक है, बट शॉर्ट एमसीक्यूज हैं। रिकॉग्नाइज द माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन। जो होलिस्टिक नर्स है वो किसको रिकॉग्नाइज कर पा रही है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के कनेक्शन को। फोकस ऑन स्पिरिचुअल नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की स्पिरिचुअल नीड पे फोकस रखती है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देती है। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पेशेंट नीड, जो पेशेंट नीड पे जो काउंसलिंग है उसको ये प्रोवाइड काउंसलिंग टू द, जो भी पेशेंट की नीड है उन पे क्या करती है, काउंसलिंग करती है। ठीक है, तो होलिस्टिक नर्स का क्या मतलब है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए होलिस्टिक नर्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होलिस्टिक नर्स जो होती है वो सब कनेक्शन बना के रखती है, मतलब माइंड का, बॉडी का, स्पिरिट का, और किसका रख सकती है, फिजिकल, फिजिकल में तो अपना बॉडी आ गया, और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, और मेंटल। तो इन सब की साथ में मिलके वो क्या करती है, केयर परफॉर्म करती है पेशेंट की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक नर्स। बाकी के सारे डिस्ट्रक्टर्स है। होलिस्टिक नर्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिकॉग्नाइज द माइंड, बॉडी, स्पिरिट, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर मेंटल केयर देना किसको, पेशेंट को। उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी नर्स को हम क्या बोलेंगे, होलिस्टिक नर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पैरामीटर ऑफ फ्लैग स्केल used to assess pain for children between the age of 2 month and 7 year। ठीक है, देखिए इस एमसीक्यू से आपके बहुत एमसीक्यू बनने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से एमसीक्यू बनाते हैं। देखिए फ्लैग स्केल किस में काम में आती है, पेन के असेसमेंट करने के लिए। फर्स्ट एमसीक्यू, किसके पेन को, एडल्ट के, चिल्ड्रन को तो चिल्ड्रंस के। सेकंड एमसीक्यू, एज ग्रुप क्या है इसका, 2 मंथ से लेकर 7 ईयर तक। थर्ड एमसीक्यू, तो एक एमसीक्यू में आपको 3 एमसीक्यू मिल गए। अब देखिए अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए फ्लैग स्केल के, ये आपसे पूछा गया है।
तो फ्लैग स्केल की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है बेसिकली यहाँ पे कि फुल फॉर्म से ही तो फ्लैग बना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी। फेस, लेंथ, एक्टिविटी, चेस्ट एंड क्राई। फेस, ग्रिमेस, लाइन्स, एक्टिविटीज एंड कंफर्ट कंडीशन। फेशियल एक्सप्रेशन, लाउडनेस, एक्टिविटी, कॉन्सोनेंस एंड कंफर्ट। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्लैग को डिफाइन कर पा रहा है, FLACC को डिफाइन कर पा रहा है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा। देखिए फ्लैग स्केल जो होती है उसके अंदर स्कोर क्या रहता है, देखो बाकी की बातें तो मैंने आपको बताई दी है। 10 को असेसमेंट करने के लिए होती है, एज ग्रुप आपके सामने ये है और चिल्ड्रंस में लिया जाता है। स्कोर रहता है इसका 0 से लेकर 10 तक। 0 का मतलब होता है नो पेन और 10 तक हो जाता है मतलब सीवियर पेन, ठीक है। अब देखिए क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ठीक है। कंसोलेबिलिटी से आप क्या समझते हो, कंफर्ट, सिंपल लैंग्वेज समझोगे कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट है कि नहीं है, ठीक है। रिलैक्स है कि नहीं है पेशेंट, बच्चा जो है वो पेन पेन कितना हो रहा है, रिलैक्स रिलैक्स नहीं है तो ठीक है वो स्कोर देंगे, रिलैक्स है तो ओके वाला देंगे स्कोर, ठीक है। स्कोर कितना होता है 0 से 10। तो क्या होता है इसमें, एफ से फेस, एल से लेग, ए से एक्टिविटी, सी से हो गया क्राई एंड अगेन सी से लास्ट में क्या हो गया, कंसोलेबिलिटी। स्कोर होते हैं इसको 0, 1 एंड 2 के, इस प्रकार के यहाँ पे भी स्कोर मिलते हैं। तो देखिए फेस, फेस पे किसी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं है मतलब 0 एक्सपीरियंस, तो हमने कितना स्कोर दिया, 0 स्कोर दिया। अब बात करते हैं लेग की, तो लेग में किसी प्रकार की पोजीशन नहीं है मतलब लेग कैसा है, रिलैक्स है। एक्टिविटी की बात करें तो लाइंग क्वाइटली, चुपचाप वो शांति से सो रहा है या फिर चुपचाप बैठा है क्वाइटली। क्राई का, क्राई का मतलब नो क्राई, किसी प्रकार का क्राई नहीं है। और कंसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंफर्ट पूरा है उसको, तो हम क्या स्कोर देंगे, 0 स्कोर देंगे मतलब मिनिमल पेन या फिर नहीं है उसको पेन, ठीक है। ऐसा अगर बच्चा कर रहा है तो उसको पेन नहीं है। अब इनसे थोड़ा सा सीवियर होगा तो 1 नंबर दे देंगे और ज़्यादा सीवियर होगा मतलब एक्सेसिवली क्राई करेगा, अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है वो, ठीक है। बॉडी उसकी जर्किंग हो रही है, रिजिड बॉडी हो गई एक्टिविटी के अंदर मान लेंगे उसको, ठीक है। और किंग कर रहे हैं, लेग्स के मूवमेंट कर रहे हैं बार बार, तो उसके अंदर 2 स्कोर दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल हम स्कोर यहाँ पे अपन देखते हैं। बाकी आपको एग्जाम के गूगल करना है आपको और फ्लैग स्केल के बारे में एक बार देखना है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स, और उनके पैरामीटर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके एग्जाम्पल्स को आप देख लेना कि 0 स्कोर कब देंगे, 1 स्कोर कब देंगे, 2 स्कोर कब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, हु अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग थियरिस्ट डेवलप ट्रांस कल्चरल नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। ऐसी कौन सी नर्सिंग थियरिस्ट थी जिसने डेवलप किया ट्रांस कल्चरल नर्सिंग थ्योरी। ऑप्शंस क्या है, डोरथिया ओरम, मैडिलन लेंगर, बैटी न्यूमन या फिर सिस्टर कैलिस्टा रॉय। कौन थे जिन्होंने ट्रांस कल्चरल नर्सिंग थ्योरी हमें बताई थी। तो देखिए जो ट्रांस कल्चरल जो नर्सिंग थ्योरी होती है वो एक स्पेशल बिहेवियर पे की जाती है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सम सेलेक्टेड पर्सन्स, ठीक है। तो इस बिहेवियर की स्टडी करना, तो उनका क्या क्या कल्चर रहता है वो कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करेंगे। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कल्चरल नर्सिंग थ्योरी। और इसको किसने इसको डेवलप की थी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। मैडलन लेंगर ने इनको क्या किया था, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया था, डेवलप किया था। अब देखिए जो बेटी न्यूमन थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रेस को लेके थ्योरी दी थी, मतलब इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद स्ट्रेस। ये वाली थ्योरी किसने दी थी, बेटी न्यूमन ने, ठीक है। नर्सिंग थ्योरी दी थी एक जिसके अंदर इंडिविजुअल किस प्रकार से रिलेशनशिप रखता है स्ट्रेस का,
और स्टेज के ऊपर वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है, ठीक है, और उसको किस प्रकार से लास्ट में रिकॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये वाली थ्योरी किसने दी थी? बेटी न्यूमैन ने। अब जो कैलिस्टा रोय है, इन्होंने क्या दिया था? रोय एडेप्टेशन मॉडल। कैलिस्टा रोय ने क्या दिया था? रोय एडेप्टेशन मॉडल दिया था, ठीक है। कब दिया था? तो 1976 के अंदर। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे 1976, बस आप याद ध्यान रखना। रोय एडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था, या फिर एडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था? सर जो कैलिस्टा रॉय ने। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि वो किस प्रकार से मेंटेन कर पाता है क्या? बैलेंस को। मतलब वो बैलेंस को किस प्रकार से मेंटेन कर सकता है, किस प्रकार से वो एडेप्ट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसको उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस का मतलब ये नहीं कि बॉडी बैलेंस। बैलेंस का मतलब ऐसे बॉडी बैलेंस का मतलब नहीं है। उसको जो एनवायरनमेंट के अंदर जो उसको स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेशन के अंदर बैलेंस किस प्रकार से बना पाता है, वो किसने दिया था? सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने। बाकी ओरम ने तो क्या दिया था? सेल्फ केयर डिसिपिट थ्योरी। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो सेल्फ केयर डिसिपिट थ्योरी किसने दी थी? डॉर्थिया ओरम ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट इज अंडरगोइंग ए थोरासेंथेसिस प्रोसीजर एट द बेड साइड। एक पेशेंट है, वो क्या हो रहा है? उसको थोरासेंथेसिस प्रोसीजर हो रहा है बेड साइड पे। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट टू एन अपराइट पोजीशन। नर्स जो है वो क्लाइंट को अपराइट पोजीशन के अंदर असिस्ट कर रही है विथ ए टेबल एंड पिलो इन फ्रंट ऑफ हिम टू सपोर्ट हिज आर्म्स। मतलब पेशेंट के यहाँ पे क्या लगाई गई है? एक टेबल लगाई गई है, टेबल पे पिलो है, और अभी यहाँ पे क्या कर दिया? पेशेंट की आर्म्स को रख दिया गया है। ये पेशेंट का हेड, ठीक है, ये पेशेंट की बॉडी, ये पेशेंट के नी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बिठाया गया है, यहाँ से उसको क्या किया? प्रोसीजर किया गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड सच पोजीशन यूज फॉर थोरासिंथेसिस। तो इस प्रकार की पोजीशन का यूज क्या है थोरासिंथेसिस में? ये एमसीक्यू पूछा गया आपसे, ठीक है। अपराइट पोजीशन देते हैं, ये आंसर है आपका। थोरासिंथेसिस में क्या पोजीशन देंगे? तो अपराइट पोजीशन विद हेल्प ऑफ पिलो एंड टेबल। अब इसका रीजन क्या है? इट में कोज लेस चांस ऑफ इंजरी टू द लंग्स टिश्यू। की लंग्स टिश्यू के अंदर जो अपन नीडल डालते हैं, उसके अंदर इंजरी जो हो वो क्या हो? लेस हो। टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सर्जिकल एम्फाइसीमा, सर्जिकल एम्फाइसीमा से प्रिवेंट करे। इजियर असेस टू फ्लूड, जो फ्लूड है वो उसको इजीली असेस कर पाए। बोथ ए एंड बी। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? देखिए, प्रोसीजर का नाम क्या है? थोरासेंथेसिस। तो थोरासेंथेसिस के और क्या क्या नाम है? तो देखिए, एग्जाम के अंदर आपको प्लूरल टैप से भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, और नीडल एस्पिरेशन, या फिर डीकम्प्रेशन ऑफ लंग्स, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अपन क्या करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर? इस प्रोसीजर के अंदर अपन करते हैं, एक तो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड भर गया उसको, और जो लंग्स के अंदर जो एयर जमा हो गई है उनको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस काम में लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखना, एयर क्या होती है? हमेशा लाइट होती है। तो लंग जो अपर केविटी रहती है लंग्स की, लाइक अपन मान सकते हो सेकेंड टू थर्ड रिब, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे? नीडल को इंसर्ट करेंगे, और फ्लूइड जो ग्रेविटी के साथ में रहता है वो फ्लूइड किस में आता है? लोअर रिब्स के साइड के अंदर, ठीक है। तो ये अपने नीडल के प्लेसमेंट का रहता है कि अपन एयर निकालनी तो आप कहाँ पे इंड्यूस करोगे, नीडल इंसर्शन कहाँ करोगे, तो फ्लूइड निकालना तो कहाँ आप करोगे, ठीक है। तो दोनों के एमसीक्यू बनते हैं इनसे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने प्रोसीजर की बात, थोड़ा सिंथेसिस। तो अब ये बात आई, अब ये पोजीशन हम क्यों देते हैं इसे? पोजीशन के पीछे ये रीजन रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। डी नहीं, सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया गया? प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सर्जिकल एम्फाइसीमा। ये सर्जिकल एम्फाइसीमा से प्रिवेंट नहीं करती है पोजीशन, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर सी, इट असेस फॉर द फ्लूइड, ये फ्लूइड के असेसमेंट के लिए काम आती है, ताकि जो ऐसा पोजीशन रखेंगे तो फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी के साथ में पूरा एक जगह पे आके कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसको अपन नीडल के एक्सप्रेशन के साथ में डीकम्प्रेस कर पाएंगे। फ्लूइड बाहर निकलेगा तो डीकम्प्रेशन होगा,
ठीक है, इसलिए उसको अपराइट पोजीशन देती है। और ये पोजीशन भी अगर नहीं दे पाए पेशेंट को, वो नहीं बैठ सकता, तो साइड लेटरल लेटरल पोजीशन अपन दे सकते हैं, फॉलर साइड लेटरल पोजीशन अपन, या फिर सेमी फॉलर साइड लेटरल पोजीशन अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड ए वुंड वेक बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, तो कौन से पेशेंट के अंदर वुंड पे वेक मशीन नहीं लगाएंगे। वेक का आप सभी समझते हो कि वेक अपन करते हैं, वेक एप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर से जो फ्लूइड एकोमोडेशन होता है वो एक चैम्बर के अंदर चला जाता है, चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे मशीन के द्वारा एक प्रेशर जनरेट किया जाता है, ताकि जिस जगह पे वेक लगा रहता है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो, नेगेटिव प्रेशर से फ्लूइड जो है वो इस चैम्बर में आके जमा हो जाए। तो कौन से पेशेंट के अंदर जो वेग को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, अभी नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर वेग को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। अब देखिए, पेशेंट विथ इन्फेक्टेड ग्रोइंग वुंड व्हेन देयर वेयर द फीमोरल आर्टरी एक्सपोज, कि ग्रोइंग रीजन के अंदर उसके क्या है, वुंड है, और वहाँ पे फीमोरल आर्टरी भी एक्सपोज्ड है। पेशेंट विथ इंसिजन फ्रॉम रिसेंट हिप रिप्लेसमेंट दैट हैज लॉट ऑफ ड्रेनेज, हिप रिप्लेसमेंट किया था वहाँ पे। पेशेंट विथ एन एब्डोमिनल इंसिजन दैट हैज डीहेज, ठीक है, एक देखो वुंड डेहिसेंस और वुंड एविशरेशन। डीहेज का मतलब क्या हो गया, सर्जिकली ओपनिंग क्रिएट हो गई कॉर्नर में से, और एविशरेशन से जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो बाहर आती हुई दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो वुंड पे इंसिजन पे जहाँ से डेहिसेंस हो रहा वहाँ, या फिर पेशेंट विथ फुल थिकनेस प्रेशर इंजरी ऑन द कोकिक्स, कोकिक के ऊपर फुल थिकनेस इंजरी है वहाँ, तो इनमें से कौन सी पोजीशन के ऊपर वेक एप्लीकेशन नहीं करेंगे हम, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। तो देखिए, इसमें से जो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, फीमोरल आर्टरी क्या है, एक्सपोज्ड है। वहाँ पे अगर हमने ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखा फीमोरल आर्टरी पे, तो हो सकता है वो रेप्चर हो जाए और अंदर का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, मशीन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या कर रही है, प्रेशर से फ्लूइड को, ब्लड को, सबको खींचेगी बाहर। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, बाकी के पेशेंट में जो है हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू हैव रिसीव्ड ए पेशेंट विथ डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है, किसके बाद में वॉमिटिंग एंड डायरिया के साथ में उसको डिहाइड्रेशन भी हो गया अभी। व्हील मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, विच साइट द नर्स विल यूज असेस द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसी कंडीशन में कौन सी जगह पे बेस्ट आप बॉडी टेम्परेचर असेस कर पाओगे, ये आपसे पूछा गया है। ओरल, एक्सिलरी, रेडियल, या फिर हीट सेंसिटिव टेप का आप काम में लोगे। क्या पूछा गया है, व्हील मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, विच साइट द नर्स विल यूज टू असेस द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। कौन सी साइड से जो है वो नर्स पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लेगी जब ऐसी कंडीशन हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, वॉमिटिंग डायरिया वाली कंडीशन हो, तो डिहाइड्रेशन होता है, तो कौन सी जगह से टेम्परेचर लेना बेस्ट रहेगा, मोस्ट रिलायबल रहेगा इस कंडीशन में। तो देखिए, अपना यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, एक्जिला। ठीक है, एक्जिला ये एकमात्र यहाँ पे बचता है जो डिहाइड्रेशन से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वोमिटिंग वगैरह तो कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेस्ट आंसर अपना क्या जाएगा, एक्जिला। इस कंडीशन में ये क्या है, मोस्ट रिलायबल, या फिर अपन कह सकते हैं असेसिबल। ओरल एंड रेक्टल को अपन प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन है और डायरिया हो रहा है, तो अपन ये कर नहीं सकते। और ये जो हीट सेंसिटिव टैप है ये क्या है, एक्जिला के मुताबिक ये लेस असेसिबल है या फिर लेस रिलायबल है। तो अपने जब एक्जिला है ऑप्शन में, तो हीट सेंसिटिव टैप पे क्यों जाना है हमें। बाकी देखिए, जब डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, कोल्ड होती है, तो हीट सेंसिटिव तो बाहर से तो पता नहीं लगेगा, तो एक्जिला से अपन को और अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर इंसर्टिंग द सीवीपी लाइन इज। ठीक है, सीवीपी लाइन को हम इंसर्ट करते हैं, सेंट्रल वेनस जो लाइन है उसे हम इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए मोस्ट प्रिफर्ड साइट क्या होती है।
सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन या फिर फीमोरल आर्टरी। तो देखिए मोस्ट प्रिफर्ड साइड की बात करते हैं, एमसीक्यू पूछा हुआ भी है। तो 3 साइड मेनली काम में लेते हैं, 3 साइड में भी मोस्ट कौन सी है? सबक्लेवियन। ठीक है, सब के लिए एक तो सबक्लेवियन लेते हैं तीनों ही, तीनों में से अभी मोस्ट प्रिफर्ड साइड का बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन के बाद में कौन सा लेते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। इसके बाद में कौन सा लेते हैं? फीमोरल वेन। इन 3 जगह से अपन क्या सीवीपी लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब एमसीक्यू क्या पूछा गया हमसे? मोस्ट प्रिफर्ड साइट, मोस्ट प्रिफर्ड साइट होती है वो कौन सी होती है? राइट इंटरनल जुगुलर वेन। अब इसी को क्यों लिया? सबक्लेवियन वेन को क्यों नहीं माना हमने? क्यों नहीं माना? ताकि राइट इंटरनल जुगुलर वेन होती है उसमें क्या रहती है? लेस चांस टू इंजरी। इंजरी भी कौन से? न्यूमोथोरेक्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, या फिर इन्फेक्शन एसोसिएटेड टू दिस साइट। इसलिए हम जो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन को मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं। ठीक है, अभी करंट स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट सबक्लेवियन भी, ये तीनों ही मोस्ट है। ठीक है, तीनों ही मोस्ट है, बट मोस्ट प्रिफरेबल साइट कौन सी होती है? ठीक है, तो वो कौन सी है? राइट इंटरनल जुगुलर वेन में हम यहाँ पे मोस्ट कॉमनली डालते हैं करंटली डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। और देखिए सबक्लेवियन में क्या रहती है? हाई रिस्क रहती है क्या होने की? न्यूमोथोरेक्स होने की। इसलिए प्रिफरेबल तो कौन सी है? इंटरनल जुगुलर। बाकी सबक्लेवियन में भी डालते हैं, फीमोरल वेन भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, फीमोरल वेन में भी इंजरी होने की चांसेस रहती है, इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा किसमें रहता है? फीमोरल में, क्योंकि वो किसके नियर है? ग्रोइन रीजन के। तो ग्रोइन रीजन में ज़्यादा वेट रीजन रहता है, ग्रोइन रीजन। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो, बट अपना प्रिफरेबल क्या रहेगा? इंटरनल जुगुलर वेन, वो भी राइट साइड का। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आज की क्लास का। Which lumen is used to administer hypertonic TPN solution from triple lumen CVP line? ठीक है, ये क्या है? 3 ल्यूमन बनाए मैंने CVP लाइन के, और तीनों ही किससे अटैच कर दिए मैंने? एक CVP लाइन से। ठीक है, तो कौन से ल्यूमन से TPN सॉल्यूशन दोगे आप? डिस्टल ल्यूमन से, प्रोक्सिमल ल्यूमन से, या फिर मीडियल ल्यूमन से, या लेटरल ल्यूमन से? ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ल्यूमन। देखिए क्या बताया गया है, सबसे पहला ल्यूमन कौन सा है? डिस्टली। उसके बाद में सेकंड ल्यूमन कौन सा आता है? प्रोक्सिमली। थर्ड ल्यूमन कौन सा आता है? मीडियली। ठीक है, तो कौन से? ये हो गया प्रोक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल। तो कौन सी साइड से जो है आपको टीपीएन सॉल्यूशन देना है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करवाना है। क्या रहेगा आपका आंसर? तो यहाँ से अभी कुछ 3 से 4-5 एमसीक्यू बनेंगे। तो देखो सीवीपी लाइन मतलब क्या होता है? सेंट्रल वेनस प्रेशर। के लिए हम क्या डाल रहे हैं? लाइन डाल रहे हैं। इस लाइन में हमें क्या करना है? टीपीएन सॉल्यूशन भी हमें देना है। तो कहाँ देंगे? तो टीपीएन सॉल्यूशन को देना है तो कहाँ दोगे आप? ऑप्शन नंबर सी, जो आपका मीडियन ल्यूमन होगा ये वाला। ठीक है, उसमें आप क्या दोगे? टीपीएन सॉल्यूशन देंगे हम। ठीक है, इसके बाद में देखो डिस्टल ल्यूमन की बात करूं मैं, तो डिस्टल ल्यूमन में क्या करना है? सीवीपी मॉनिटरिंग, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो करोगे सीवीपी, आपको एमसीक्यू पूछ रहे एग्जाम में कि सीवीपी मॉनिटरिंग करनी है, कहाँ से करोगे? ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से करोगे? ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि मेडिकेशन देनी है, कहाँ से दोगे? तो ये तीनों किस में आएंगे? डिस्टल में आएंगे। मीडियन में क्या आएगा? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है आपको, तो कहाँ से दे दोगे? मीडियन में। और देखो प्रोक्सिमल में, प्रोक्सिमल में देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, नोट डाउन कर लेना। ब्लड सैंपलिंग, और आप क्या दे सकते हो? ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन इससे भी कर सकते हो, और मेडिकेशन इससे भी दे सकते हो, मगर ब्लड की सैंपलिंग अगर आपको लेनी है मेनली, तो कहाँ से लोगे? प्रोक्सिमल से लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी सेशन को कंप्लीट करते हैं।